नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पाठ के प्रश्न उत्तर किए थे और उससे पहले आप लोग को नोट्स सारे पूरे मतलब ये चैप्टर का पूरा नोट्स आप लोग को दे दिया गया था। पीडीएफ भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर ही अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और इसको हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले, साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कौन क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत है। असत मतलब गलत है, कौन सा कथन गलत है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये अभिक्रिया आपको दिया गया 2PbO कार्बन और क्या बन रहा है 2Pb बन रहा है और CO2 बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब और उपचयित का मतलब क्या होता है आप लोग को बताया गया है, नहीं अगर जानते तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। अपचयित मतलब क्या होता है, अपचयित मतलब जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही हो और उपचयित जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो। ठीक है, मतलब जहाँ ऑक्सीजन बढ़ता हो वहाँ उसको हम लोग उपचयित बोलेंगे और जहाँ ऑक्सीजन घटता है उसको हम लोग अपचयित बोलेंगे। तो यहाँ 2PbO है और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं सीसा, सीसा ये नहीं है, सीसा ये है, केवल Pb सीसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है PbO है, मतलब यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, सीसा ऑक्साइड है। ठीक है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आगे देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ही कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, यहाँ देखिएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर बात सही है कि कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और इसको हम लोग बोलेंगे ये उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड यानी सीसा ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा लेड ऑक्साइड जो ये है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपका अपचयित हो रहा है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा कथन गलत हो जाएगा, सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। ये जो कथन ये दोनों क्या गलत है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर देंगे, ए और बी। ठीक है, तो उत्तर हमारा ए और बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार का वो बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, FeO3 है 2Al है और यहाँ क्या हुआ कि AlO3 बन गया और 2Fe हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो Al है जो एल्युमिनियम है वो क्या किया, लोहा को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, लोहा को हटा दिया। मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जो विस्थापित कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और जो आयनों का आदान प्रदान करता है उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 विस्थापन अभिक्रिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लौह चूर्ण एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर आपका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा उसको देख लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अभिकारक तथा अर्थात मतलब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ क्या वो समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। आगे देखिएगा, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथ में आप लोग को PDF नोट्स भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनियम बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से मिलकर और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। तो ये आपका ये अभिक्रिया हो जाएगा। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर N कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो इधर में N जो है वो 2 है,
हाइड्रोजन जो है वो 2 है, लेकिन उत्पाद जो उत्पाद इधर में इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इधर N कितना है, N 1 है और हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो दोनों तरफ हम लोग को बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इसको अगर 2 से गुना कर देते हैं ये तो ठीक हो जाएगा। इधर हमारा जो ये पूरा है इसको हम लोग 2 से अगर गुना कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी गुना करेंगे तो ये पूरा के साथ गुना करेंगे ना। एक सेकेंड, ये पूरा के साथ गुना करेंगे, हाँ ये पूरा के साथ गुना करेंगे। तो NH3 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर N जो है वो 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और N जो है नाइट्रोजन है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। तो इधर तो ये मैच कर जाएगा, लेकिन इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, H2S है और O2 के साथ ये मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है, प्लस में SO2 बनाता है। अब इसको आप लोग संतुलित कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो सल्फर है वो कितना है, 1 है और इधर में सल्फर जो है वो भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर में कितना है, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे बड़ा को जो देख लेते हैं कि सबसे बड़ा है उसको हम लोग क्या संतुलित करते हैं। तो H2O को सबसे पहले संतुलित कीजिए। क्या बनेगा, यहाँ पर 2H2 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, इधर में हम लोग हाइड्रोजन को 1 सेकेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे, SO2 को। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा यौगिक को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर S जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग को S2 करना होगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पर सल्फर भी 2 हो जाएगा। इधर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएगा टोटल। ठीक है, सल्फर 2 हो जाएगा। तो इधर में हाइड्रोजन को हम लोग को 4 करना होगा। जब इसको 4 करेंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन और 4 2 टोटल 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो O2 है इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 2 होगा ना, तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संतुलित हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया है वो देख लीजिएगा। BaCl2 है, ठीक है, Al2SO4 3 हो जा रहा है, AlCl3 BaSO4, इसको भी हम लोग संतुलित किए थे, फिर एक बार फिर से कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर Ba कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दोनों तरफ पहले एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद दोनों तरफ का लिख लीजिएगा क्या कितना है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा यौगिक जो होगा उसको संतुलित कीजिएगा। तो उसको संतुलित कीजिएगा तो कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 3 BaCl2, ठीक है, Al2SO4 3 और 2 AlCl3 और 3 BaSO4। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर D नंबर क्या है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया कुछ देख लीजिएगा, K + H2O KOH + OH2 बन रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग संतुलित कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 2K बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, 2KOH बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे कीजिएगा वो देख लीजिएगा। HNO3 है, ठीक है, Ca है, OH2 है, CaNO3 2 है प्लस H2O है। तो इसको किस प्रकार से संतुलित कीजिएगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में लिख लीजिएगा 2HNO3 प्लस CaOH2 और CaNO3 2, ठीक है, और 2H2O हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग B नंबर है, C नंबर है, ठीक है, और D नंबर है, इन सभी का भी संतुलित रासायनिक क्रम कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, NaOH है तो यहाँ पर H2SO4 बन रहा है, फिर Na2SO4 बन रहा है, फिर H2O है। तो इसको किस प्रकार संतुलित कीजिएगा, 2NaOH प्लस H2SO4 फिर Na2SO4 H2H2O। ठीक है, और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण को जो ये होगा बनाने का तरीका वो आप लोग को एक बार नहीं तो ग्रुप में भी हम इसका इमेज भेज देंगे। ठीक है,
यहाँ पर BaCl2 है, ठीक है, H2SO4 है, BaSO4HCl है। तो ये किस प्रकार से बन रहा है, क्या काम हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। Ba सबसे पहले बड़ा यौगिक को छाटिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है वो देख लीजिएगा, H है, फिर S है, ठीक है, और फिर O है। तो सब में कितना कितना अणु है वो सब देख लीजिएगा, ठीक है, कितना कितना परमाणु है। और उसके बाद इसको आप लोग सबसे बड़ा यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिएगा, उसके बाद ये सब आपका संतुलित हो जाएगा, ठीक है। कुछ संतुलित कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, BaCl2, ठीक है, प्लस H2SO4, BaSO4, फिर 2HCl हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से संतुलित हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होगा वो देख लीजिएगा। CaOH2 बन रहा है, प्लस CO2, फिर CO3 और प्लस H2O, ठीक है। ये संतुलित है पहले ही से, इसको संतुलित करना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर बन रहा है। तो ये किस प्रकार से बनेगा वो देख लीजिएगा। जिंक Zn के लिए, ठीक है, 2AgNO3 बन जाएगा, फिर ZnNO3 2 बन जाएगा, फिर 2Ag हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से संतुलित हो जाएगा। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन रहा है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, सी नंबर का देख लीजिएगा। सी नंबर का क्या हो जाएगा, 2Al3CuCl2 हो जाएगा, 2AlCl3 हो जाएगा और 3Cu हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बड़ा यौगिक को संतुलित कीजिएगा, सभी धीरे धीरे फिर छोटा सबको संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये किस प्रकार से वो देख लीजिएगा। यहाँ पर BaCl2 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, फिर BaSO4 2KCl हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग सबसे पहले बड़ा यौगिक को हम लोग देखेंगे कि संतुलित है या नहीं, पहले चेक करेंगे, और चेक करेंगे अगर संतुलित है तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, और अभिकारक समीकरण को संतुलित करना बहुत आप लोगों को इस चैप्टर में दिया गया है। तो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिकारक का प्रकार बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकार भी बताना है, साथ में इसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको 2KBr प्लस BaL2 लिख लेंगे और 2KL हो जाएगा और BaBr2 हो जाएगा, ठीक है। और ये किस प्रकार से का अभिक्रिया वो देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, KBr है, यहाँ पे BaL है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KAL के साथ अभिक्रिया कर रहा है, फिर Ba जो है Br हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग अपना आयन का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, ZnCO3 हो, ZnO और CO2 बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है, वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पर एक अभिकारक है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ रासायनिक समीकरण क्या है, H2 है, Cl2 है, ठीक है, H2HCl बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, जहाँ पर छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण है, Mg2HCl है और यहाँ MgCl2Cl इसका आयन ले लिया और यहाँ पे क्या H को विस्थापित कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ही जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वही यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर Mg जो है वो क्या कर रहा है, HCl में से H को विस्थापित कर दिया और Cl के साथ मिलकर एक अपना यौगिक बना ले रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को कर लेना है। वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। CH4 2O2, ठीक है, क्या बन रहा है, CH2 तो हो ही रहा है, H2O हो रहा है, प्लस में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ऊष्मा के अवशोषण के बाद बनता है, उसको अर्थात जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो कहलाती, जिसमें ऊष्मा अवशोषित उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ पर Ag Br है, वो क्या करे, ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद Ag और Br एक इसमें उत्पाद बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, श्वसन क्रिया के दौरान होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रही, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जहाँ पर ही उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा को अवशोषण के बाद उत्पाद बनता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। CaO है और H2O, ये दोनों मिलकर क्या किए? एकल उत्पाद का निर्माण किए, CaOH2 का निर्माण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या है? वियोजन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgBr है और ये टूटकर Ag और Br दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। संयोजन को जोड़ने वाला और वियोजन को तोड़ने वाला अभिक्रिया भी बोला जाता है। इस परिभाषा से हम उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयोजन अर्थात जोड़ने वाली तथा वियोजन अर्थात तोड़ने वाली दो विपरीत अभिक्रियाएं हैं तथा वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा में होने वाली वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा से होने वाली वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा, जहाँ पर CO प्लस CO2 का निर्माण होता है। वियोजन मतलब एक अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत से होने वाली वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? H2O, H और O2 को अलग अलग, मतलब H2 जल को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत उसमें उससे हम लोग उसके जो भी जल का अणु है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते प्रकाश से होने वाली वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? AgCl, Ag और Cl के रूप में टूट जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखें। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe है, CuSO4 में Cu को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ अपना एक यौगिक बना लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 है, इसमें क्या हुआ? BaCl2 दूसरा अभिकारक है, ठीक है। दोनों क्या किए? अपने आयन को आदान प्रदान कर ले, मतलब Na क्या किया? SO4 को विस्थापित करके और Cl ले लिया, ठीक है। यहाँ पर SO4 को विस्थापित करके Cl ले लिया Na, ठीक है, और Ba जो है Cl देखकर और SO4 लिया है, ठीक है। तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान किए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो 2AgNO3 प्लस Cu है, तो जहाँ पर Ag प्लस CuNO3 2 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपका VVI है, ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी अबिल्य पदार्थ का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 BaCl2, ठीक है, BaSO4 NaCl, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में BaSO4 का एक अवक्षेप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के योग एवं हार्स के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, प्रत्येक के लिए उदाहरण दे। जैसे उपचयन क्या होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 क्या बन जा रहा है? 2MgO बन जा रहा है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। C प्लस O2 यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी इस अभिक्रिया में कार्बन का उपचयन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अपचयन क्या होता है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हार्स यानी कमी होती है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu है, O है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो कॉपर ऑक्साइड था, उसमें से क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हुआ है। कॉपर के साथ क्या हुआ? कॉपर, यहाँ पर ही कॉपर का उपचयन नहीं, कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आगे देखिएगा ZnO है, ठीक है, ZnO प्लस C है, Zn प्लस CO बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस अभिक्रिया में जिंक का अपचयन हुआ, जिंक में ऑक्सीजन का क्या हुआ? कमी हुआ। कॉपर में अपचयन हुआ, कॉपर में क्या हुआ है? और ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व में X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो X पदार्थ कॉपर है तथा काले रंग का जो पदार्थ है वो कॉपर ऑक्साइड CuO है, ठीक है। और इसको जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो 2CuO बन जाता है, CuO बन जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग संतुलित करते हैं तो आगे में 2 लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि पेंट करने से उन वस्तुओं पर वायु एवं नमी के बीच पेंट की एक दीवार आ जाती है जो लोहे को वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आने देती। वायु एवं नमी के संपर्क में ना आने से लोहे पर फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग नहीं बन पाएगा और वस्तु संसाधित होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, साथ में आप लोग को मैं PDF भी दे दूंगा, PDF से आप लोग नोट कर सकते हैं। तेल एवं संयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करके जिससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं और इस तरह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये PDF भी आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा ये प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता। तो संचारण और विकृत गंधिता नोट्स में भी आप लोग को बताया था। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड का एक परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्या होती है, क्षरित होने लगती है, मतलब खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। तांबे के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर काली परत आदि इत्यादि, ठीक है, इसके उदाहरण है। आगे देखिएगा, विकृत गंधिता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप, मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है और उपचयन के फलस्वरूप इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं और ये विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। खुला रखने पर समोसा का स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 अभिकारक एवं रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा मतलब अभ्यास का प्रश्न उत्तर था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साथ में आप लोग नोट्स जाकर देख लीजिएगा, जो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा उसको वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मैं नोट्स में और पाठ के प्रश्न उत्तर में बता दिए थे, इसलिए इस वीडियो में उसका चर्चा हम नहीं किए, ताकि एक ही चीज़ को बार बार अगर बोलेंगे तो उस समय आप लोग का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके रिलेटेड अब जो MCQ क्वेश्चन उसको हम लोग एक लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।